हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो जीएस के इस पोर्शन में आज हम लोग करने वाले हैं अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए, इसमें हम लोग बेसिकली एमसीक्यू फॉर्म में टॉप 20 क्वेश्चन है, हम लोग उसको करेंगे और जो है हम लोग डिस्कस करेंगे बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे एमसीक्यू में है तो मैंने पहले सोचा था कि आपको जो है एमसीक्यू के जो ऑप्शंस हैं उसके बारे में बताते चलें, लेकिन फिर उससे कोई मतलब नहीं होगा। हम लोग बीच में ही डिस्कस कर लेंगे सारे और उसके बाद जो है आप लोग एमसीक्यू खटाखट करते जाइए और उसको जो है प्रैक्टिस मारते जाइए। ठीक है, तो एकदम समझ लीजिए लगभग 25 अमेंडमेंट आपके टोटल होंगे, जिसमें आप जो उनको एक बार देख लीजिएगा, फिर वही आपके फंस जाएंगे इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपका है कि नाइन्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय। आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो 9th शेड्यूल है वो किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिकली कि पहला वाला, फर्स्ट अमेंडमेंट से आपका जो है 9th शेड्यूल जुड़ा। अगर हम बात करें 9th शेड्यूल में, तो 9th शेड्यूल में आपका क्या है कि 9वीं अनुसूची में ये कहा गया है कि जो सेंट्रल है वो लिस्ट एक कंटेन होता है क्या, सेंट्रल एंड स्टेट लॉज, जिसको हम लोग क्या चैलेंज कोर्ट में नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या था 9th शेड्यूल में ये था, और इसको अमेंड किया गया था किसमें, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1951 में। अब जैसे अब इसमें 8th है, 9th है, 42nd है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग इसको होल्ड पे रखते हैं। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली बाय स्पेशल मेजॉरिटी। मतलब इनमें से जो है कौन सा बिल है जिसमें ये कहा गया है कि ये प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को जो है प्रत्येक हाउस, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ठीक, प्रत्येक हाउस से जो है वो विशेष बहुमत। अब विशेष बहुमत की बात करें तो आपके एनडीए और सीडीएस में ये चीज़ बिल्कुल डीप में क्वेश्चन पूछता है कि विशेष बहुमत का से आप क्या समझते हैं। तो विशेष बहुमत का मतलब होता है स्पेशल मेजॉरिटी, और इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, जो आपके जिसे मान लीजिए पार्लियामेंट में आपके 10 लोग हैं, तो 10 लोग में आपका बहुमत कब होगा, जब एक तरफ 5 लोग होंगे, एक तरफ 6 लोग होंगे, 6 लोगों ने बिल पे साइन कर दिया तो वो बहुमत से पास हो जाएगा। ठीक, इससे पास होना चाहिए और उसके बाद आपका होना चाहिए 2/3 ऑफ द प्रेजेंट, जितने भी मेंबर प्रेजेंट हैं उनका 2/3 मेंबर जो है उस बिल पे साइन करने चाहिए। समझ में आया कि जो सदन में जितने मेंबर हैं उनका तो साइन, उनका जो उस बहुमत होना चाहिए, बहुमत मतलब 50% प्लस होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो प्रेजेंट मेंबर है, देखो कहने का मतलब ये है कि अब जैसे सदन में मान लो 100 लोग हैं, अब हो सकता है जिस दिन बिल पास हो उस दिन आए हो टोटल मान लो 90 लोग, तो 90 लोग में से अब आधे 45 या आधे हो गए, तो अगर 46 लोग जो है वो साइन कर दें और उसके बाद जो है इसका 2/3 भी पास होना चाहिए। मतलब 90 का, जैसे 90 लोग प्रेजेंट है तो 90 का 2/3 कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 30 दूनी 60, मतलब 60 लोग जो है साइन उस पर करेंगे तभी ये हो जाएगा स्पेशल मेजॉरिटी, इसको बोलते हैं। समझ में आया। अब 100 में से 50 लोग तो साइन करेंगे ही, ठीक, मतलब 50 लोग साधारण बहुमत हो गया ये, और 2/3 लोग करेंगे तो वो स्पेशल मेजॉरिटी हो जाएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं। तो ये थे आपके स्पेशल मेजॉरिटी से रिलेटेड। ठीक, फिर उसके बाद जो है हम लोग आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है जैसे ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और फाइनेंस बिल, इससे रिलेटेड पूछता है। तो आपका जो है आर्टिकल 1 है 108 आर्टिकल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें यह बताया गया है कि ज्वाइंट सीटिंग के बारे में, लोकसभा और राज्यसभा का जो है ज्वाइंट सीटिंग जो होगा उसके लिए किस आर्टिकल में बताया गया है, 108 बताया गया है। मतलब कि अब ये ज्वाइंट सीटिंग हमेशा नहीं बुलाई जाती, ध्यान देना, कब कब बुलाई जाती है हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 108 में जो है अब जब कोई मतलब बिल होता है उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है तब भी बुलाई जाती है, और जब सदन स्टार्ट होता है या एंड होता है तब भी बुलाई जाती है। तो ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो 108 में जो है आपका ज्वाइंट सीटिंग के बारे में प्रोविजंस दिए गए हैं। ठीक, समझ में आया कि नहीं। अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है 117 का 3। 117 के 3 में जो है आपका फाइनेंस बिल, FINANCE फाइनेंस बिल के बारे में कहा गया है 117 के
3 में, और 1110 में जो है आपका मनी बिल का हक बताया गया है। मनी बिल क्या है, 1110 में है। आप लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक। उसके बाद अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर रिलेटेड टू रेजिंग द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा रिलेटेड टू द इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट। क्वेश्चन पॉज कीजिए, अच्छे से पढ़िए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने संबंधित लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाने संबंधित है। मतलब कि कोई अमेंडमेंट जो है लोकसभा की संख्या को बढ़ाने के लिए ये किया गया है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका 7th एंड 31st अमेंडमेंट। 7th एंड 31st अमेंडमेंट ये अभी रिसेंट में भी आपको अभी एक बताएंगे, जब पूरा डिटेल में तब भी आपको हम बताएंगे ये चीज़, ठीक। अच्छा चलिए, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट देख लेते हैं। आप लोग एक लिस्ट बनाइए, उसमें बिल्कुल बाकायदा लिख दीजिए उसके सामने उसमें क्या क्या है, चाहे नेट से पता करके लिख दीजिए या हम बताएंगे उसको, मतलब ब्रीफ में बताएंगे तो उसमें कर देना, ठीक है। तो आपका पहला अमेंडमेंट आता है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, पहला CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, हम इस तरह लिख देंगे, आप समझ जाएगा, ठीक। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1951 में हुआ था। FCAT के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 1951 में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का रेस्ट्रिक्शन जो है ऐड कर दिया गया था। तो इसमें मतलब डिटेल से लैंड रिफॉर्म किया गया था, लैंड रिफॉर्म किया गया था, ठीक, लैंड रिफॉर्म किया गया था। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपका हो गया, ठीक। और इसके साथ इसमें एक चीज़ और जो है ऐड हुई थी, इसमें क्या था कि हम लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, EBC जो होते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को जो है हम लोग क्या करेंगे, या फिर SC ST को जो है उनको जो सेंटर है वो कुछ ऐसे बनाएंगे जिससे क्या उनका अपलिफ्टमेंट हो, कुछ ऐसे एक्ट लाएगा, ठीक। तो पहला आपको पढ़ना है। पहले के बाद आपका सेकंड जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट है 1952, ठीक। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1952। उसके बाद आते हैं फोर्थ वाले पे, फोर्थ CAA, फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, जिसमें क्या हुआ था कि इसमें जो है 9th शेड्यूल को जो हमने इनेक्ट किया था। तो इसको 9th शेड्यूल का, और उसके बाद जो है हम लोग इसमें देखेंगे और बाकी चीज़ें, जैसे ये कब हुआ था, ये 1955 में हुआ था, 1955 में हुआ था, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग अगला अमेंडमेंट एक्ट देखते हैं, जिसमें आता है आपका 10th अमेंडमेंट एक्ट, इम्पॉर्टेंट है 10th CAA। 10th CAA में ये बताया गया था कि आपका जो है दादर एंड नगर हवेली, उनको क्या बनाया गया था, UT बनाया गया था, ठीक है। किस अमेंडमेंट एक्ट से? 10th अमेंडमेंट एक्ट के साथ। कब? 1961 में, ठीक है, 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961 में। उसके बाद 12th आपको पढ़ना है, 12th अमेंडमेंट एक्ट 1962 में आपका जो है वो गोवा एंड दमन एंड दीव, गोवा दमन एंड दीव को जो है UT बनाया गया था। तो 10th में किसको बनाया गया था? तो 10th में आपका था कौन कौन, ये दादर एंड नगर हवेली को UT बनाया गया था 10th में, ठीक है। दादर एंड नगर हवेली को किस में बनाया गया था? 10th में, ठीक, 1961 में। 12th में 1962 में जो है गोवा और दादर नगर हवेली को UT बनाया गया था, ठीक। और उसके बाद आर्टिकल 371A, जिसके तहत जो है आपका नागालैंड को स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है 371 के A के तहत। ये किस अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था? ये हुआ था आपका 13th CAA। इससे क्या नागालैंड को स्पेशल प्रोविज़न दिया गया था, ठीक है। 13 के बाद आपको जो है इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद आपका 21st में हम लोग देखेंगे, इसमें क्या हुआ था, सिंधी लैंग्वेज। 21st में जो है आपका सिंधी लैंग्वेज को एनेक्ट किया गया था, जिसमें क्या होता है 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका ऐड हुआ था, 8th शेड्यूल। 21st अमेंडमेंट एक्ट जो है, इसमें क्या हुआ था कि सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था, सिंधी। अब ये तीनों चारों आपको इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसमें 21st और 21st के बाद जो है आपका आएगा 36th में जो है सिक्किम को जो है पूरा स्टेट का दर्जा मिला था, फुल स्टेट का जो दर्जा सिक्किम को किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत मिला था? 36 के तहत, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे
अगला अमेंडमेंट एक्ट देखते हैं 42nd आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 42nd में हम लोग देखेंगे जिसमें क्या हुआ था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं, 42nd को, जिसको हम लोग 42nd ये हुआ था 1976 में। एग्जाम पूछता है 42nd अमेंडमेंट जो है कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। उसके बाद अगला है आपका 44th में क्या हुआ था कि ये 1978 में आया था, ठीक। 44th जो है 1978 में आया था, जिसमें क्या हुआ था, ये जो 42nd में जो है जितने भी सारे आपके मतलब कि कुछ ऐसे जो हैं अमेंडमेंट हुए थे जो अच्छे नहीं थे, तो उसको हम 44th के तहत उसको इम्प्रूव किए, ठीक है, जो कि उस समय जनता दल की गवर्नमेंट थी, ठीक, समझ में आया कि नहीं। तो 42nd कब हुआ था, 1976 में। उसके बाद 44th जो था आपका हुआ था 1978 में। 44th कब हुआ था, 1978 में, ठीक, समझ में आया। उसके बाद हम लोग आते हैं अगला आपका 61st CAA में हम लोग देखेंगे। तो 61st CAA में आपका जो है ये कब हुआ था, तो 61st जो है आपका हुआ था 1889 में। 1889 में कब हुआ था, 1889 में हुआ था, ठीक है, जिसमें हम लोग का वोटिंग राइट, वोटिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वोटिंग एज जो है आपका 21 से हो गया था 18, 21 से हो गया था 18। 61st कब, 1989 में। कब हुआ था ये, 1989 में हुआ था, ठीक, समझ में आया, बोलो इतना समझ में आया कि नहीं। उसके बाद अब ज़्यादा नहीं बचा है आपका, बस कुछ ही बचा है, तो बस 5 और बचे होंगे, ठीक। तो अब 61st के बाद आप लोग का इंपॉर्टेंट आ जाता है 74th में जो है अर्बन और लोकल बॉडी, अर्बन एंड लोकल बॉडीज़ को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का दर्जा मिला था। अर्बन और लोकल बॉडीज़ को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का दर्जा मिला था, इसमें कि किस शेड्यूल में है इसको रखा गया, शेड्यूल 12, ठीक, शेड्यूल 12 में जो है ऐड किया गया था, ठीक। अर्बन और लोकल बॉडीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दर्जा कब, 74th CAA के थ्रू मिला था, जिसको शेड्यूल 12 में जो है रखा गया था, समझ में आया कि नहीं। अब 74 के बाद आप लोगों को आ जाना है 92nd में जो है हम लोग ऐड किए थे BDMS। BDMS क्या होता है, बोडो, डोगरी, मणिपुरी और संथाली, ठीक। BDMS हमने 92nd अमेंडमेंट से ऐड किया था, जो कि कब, 2011 में। 2011 में 92nd इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में कि बोडो, डोगरी, मणिपुरी, संथाली, ये 92nd अमेंडमेंट से हम लोगों ने इसको इनेक्ट किया था, ठीक, समझ में आया कि नहीं, बोलो इतना समझ में आ गया। उसके बाद 97th के बाद हम लोग देखेंगे आपका 101 अमेंडमेंट आपका जो है, इसमें GST 101 में जो है GST इंट्रोड्यूस हुआ था। एग्जाम में आपके इंपॉर्टेंट है 101 में क्या इंट्रोड्यूस हुआ था, GST, ठीक है। उसके बाद जो है आप आ जाएंगे 102, जिसमें आपका आया था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को जो है हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का दर्जा दिया था 102 अमेंडमेंट से। एग्जाम में पूछता है कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ये कैसा, कौन सा है, मतलब स्टेटस है इसका, कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है कि स्टैचुरी है, तो आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, और हमने इसको 102 अमेंडमेंट एक्ट 2018 से हमने इसको ऐड किया है, ठीक, समझ में आया। 102 के बाद 103 आपका आता है, ये क्या था, 10% रिजर्वेशन फॉर EWS, भाई जनरल के लोग जो हैं इसको वो करते हैं ना, 10% रिजर्वेशन फॉर EWS 103, ठीक। उसके बाद आते हैं हम लोग 104 ST के लिए था, और SC एंड SC के लिए जो है सीट रिजर्वेशन को लेकर था, सीट रिजर्वेशन को लेकर था SC और ST को, जो कि किसमें कि जो कि मतलब 2020 तक जिसका क्या था, एक्सपायर हो गया था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, उसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक। सीट रिजर्वेशन जो था उसका हमने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया।
और सीट रिजर्वेशन की बात करें तो कहाँ की बात कर रहे हैं लोग, लोकसभा की बात कर रहे हैं। ये 104 की थी, ये हुआ था 2020 में। और उसके बाद जो है हम लोग आएंगे 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2021 में। तो इसमें जो है SEBC लिस्ट में लिस्ट इसको प्रिपेयर किया गया SEBC लिस्ट, ठीक, जिसमें ये था कि हम लोग आर्टिकल 15 को क्या करता है, क्लेरिफाई करता है कि जो आर्टिकल 15 है वो इंडियन के लिए नहीं बल्कि जो भी इंडिया में है वो उसके लिए हम लोग देखें, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 15 की अगर बात करें हम लोग, तो आप लोगों को पता है कि आर्टिकल 15 जो है वो आपका कौन सा भाई फंडामेंटल राइट है कि नहीं, आर्टिकल 15, जिसमें जो है कहा गया है कि आर्टिकल 15 में कहा गया है जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, किसमें, ध्यान से सुनना आप, अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ पहला रिलीजन, ठीक, एग्जाम में यही सेम सीक्वेंस पूछता है, दूसरा रेस, तीसरा कास्ट, चौथा सेक्स, पांचवा प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक, समझ में आया। अब इसको आप लोग याद कर लीजिए, ऐसे ही पूछता है या फिर पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा इसमें नहीं है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक। उसके बाद आते हैं अब हम लोग फोर्थ अगले क्वेश्चन पे, अपने चौथा क्वेश्चन है आपका कि विच आर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डील विद एलिमेंट्री एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। हमने क्या देखा कि अपना जो है फंडामेंटल राइट में जो है एलिमेंट्री एजुकेशन को क्या ऐड किया हमने, किस एक्ट से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 86 संविधान संशोधन से। हमने कहा कि ये हमारा मूल अधिकार है कि हम लोग प्राइमरी एजुकेशन जो है बच्चों को मिले, ठीक। उसके बाद अगला है कि विच आर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सीक दैट साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड सेंटर एंड इन अ स्टेट मस्ट नॉट एक्सीड 15% और टोटल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली द स्टेट रिस्पेक्टिवली। पॉज कीजिए, अच्छे से पढ़िए। क्या कहना चाह रहा है कि जो है विधानसभा या किसी भी राज्य में मंत्री परिषद बोले तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और जो है राज्य में स्टेट मिनिस्टर और बाकी इनको जो है मिलाकर जो है हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनता है। तो इसमें जो है आपका कुल संख्या 15% अधिक से नहीं होनी चाहिए। किसी एक के द्वारा हमने ये बताया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, तो ये सही आंसर हो जाएगा 91st, ठीक। अगला आते हैं कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 4 लैंग्वेज अंडर द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेजिंग देयर नंबर 22। चार लैंग्वेज कौन सा, नहीं BDMS, ठीक। BDMS जो है आपका किस उससे इंट्रोड्यूस हुआ था, बोलो, हमने बताया था ना, बोडो, डोगरी, मणिपुरी और संथाली। तो ये था आपका 92nd, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी, कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अगला क्वेश्चन आते हैं, विच आर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टेट दैट द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर, अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन है, तो ये आप लोग अब कमेंट कीजिए किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक्ट में ऐसा बोला गया, ठीक, समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि विच आर द फॉलोइंग कैन बी अमेंड बाय द स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी से किसे जो है संशोधित किया जा सकता है, तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि स्पेशल मेजॉरिटी से हम लोग किसे संशोधित कर सकते हैं, डीपीएसपी को जो हम लोग केवल स्पेशल मेजॉरिटी से संशोधित कर सकते हैं, ठीक। एक मिनट कैन बी अमेंड बाय स्पेशल, हाँ, ठीक। उसके बाद अगला है अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन मार्क, कि मतलब जो है संविधान में संशोधन कौन करता है, तो पार्लियामेंट, बच्चे को पता है। अगला क्वेश्चन आता है विच आर द फॉलोइंग कैन बी अमेंड ओनली बाय स्पेशल मेजॉरिटी। सेम वही आ गया कि नए राज्यों का प्रवेश या सैलरीज अलाउंसेस या अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय आर्टिकल 368। अब ये 368 आर्टिकल ये बताता है कि हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, अमेंड कर सकते हैं। किस आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 368 में। अगला है कि जीएसटी को किस में इंक्लूड किया गया, किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत, तो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं इसको पहले कि 101 से हम लोगों ने जीएसटी इंक्लूड किया। अगला है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंड अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर लेड डाउन बाय फॉलोइंग आर्टिकल। किस आर्टिकल जो है हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, तो पढ़ चुके हैं 368, ठीक। अगला है कि आर्टिकल 368 ये देखो, तो इसमें जो है आपका 368 जो है यहाँ पे 6 कर देते हैं
368 जो है किससे संबंधित है, तो अमेंडमेंट प्रोसीजर से संबंधित है। 14 क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन शुरू किया जाता है किसी भी हाउस से कर सकते हैं, है कि नहीं, किसी भी हाउस से पार्लियामेंट के हम लोग संविधान संशोधन स्टार्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द मेजॉरिटी ऑफ प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंड। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान के प्रावधानों में जो है बहुमत से में संशोधित किया जा सकता है। बहुमत से कौन सा, ज्वाइंट अप्रूवल या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा, बताइए, तो पार्लियामेंट के द्वारा, किसी भी हाउस से। ठीक, अगला है द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया और फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टेक प्लेस 1951। हम लोगों ने देखा कि 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ। अगला क्वेश्चन है कि किस ईयर में जो है फर्स्ट अमेंडमेंट, अच्छा सेम है तो 51। अगला क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, देख चुके हैं। 42 1976, इसके रिप्लाई में आया 44 1978, जिसमें जितनी भी इसमें थी वो उसको क्या किया गया, हम लोगों ने इसमें इंक्लूड सही किया। जैसे 44 में जो है हम लोगों ने सबसे मेन प्रोविज़न, जैसे इमरजेंसी में था आपका, तो उसमें हम लोगों ने सशस्त्र विद्रोह जोड़ा। सशस्त्र विद्रोह मतलब कि रिवोल्ट अगर मान लो कोई करता है तो क्या, जब तक वो हथियार लेकर ये सब नहीं करे तब तक जो है उसको हम लोग इमरजेंसी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया। तो ऐसे ही हम लोग डिटेल में बिल्कुल पढ़ेंगे, बाकी अभी तो प्रैक्टिस के लिए आप लोग प्रैक्टिस मारते रहिए। तो बाय विच अमेंडमेंट वर फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है अभी कॉन्स्टिट्यूशन में किस अमेंडमेंट से ऐड की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 42nd। ठीक है, 42nd से जो है फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन है 20 कि बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल डिड पार्लियामेंट लोअर द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18, 21 से 18 वर्ष, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हो गया, हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन से बताइए, 61st। ठीक, तो ये थे आपके छोटे मोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको मजा आया होगा। बाकी जितने भी हमने पढ़ाए बताएं आपको, जितने भी अमेंडमेंट एक्ट, आप उसकी लिस्ट बनाइए और बाकायदा आप जो है गूगल से कहीं भी सर्च मार के उसको जो है अच्छे से एक नोट्स बना लीजिए, उसी में से फंस जाना ये हमारी गारंटी है। ठीक, तो बाकी बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और फोड़ते रहो।